हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि तो अब निशिगवांग को जैसे ही लिन के मॉम और डैड के सैड लव स्टोरी के बारे में पता चलता है तो उसे लिन यूसन के लिए बहुत बुरा फील हो रहा होता है। उसके मॉम और डैड अलग हुए ही हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सफर इसमें लिन यूसन ने ही किया था, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स के बगैर ही अपना बचपन गुजारा था। और कुछ लोग तो उसके नाना जी को भी दोष दे रहे थे कि जिनकी वजह से उसके डैड बाहर गए और फिर वहीं पर उनकी डेथ हो गई। अब निशिगवान लिन यूसन से फोन पर बात करती है। वो उसे मैसेज कर रही थी कि तुमने बहुत जल्दी अपना पोल खोल दिया है और वो भी अपने एम्प्लॉयर को बताए बगैर। अब मैं तुम्हें इस पार्ट टाइम जॉब के पैसे नहीं देने वाली। तो वो कहता है कि पैसे ना सही, तुम थोड़ी बहुत कंपनसेशन तो दे दो। और फिर इसके जवाब में वो उसे अपने घर के बाहर बुला लेती है। अब वो जैसे ही आता है तो वो उसे मिलने के लिए बाहर चली आती है। तो कहती है कि ठीक है, अब हम इकट्ठे जाएंगे एक डियर को खाना खिलाने के लिए। और इसी के साथ साथ उसने उसके लिए एक सरप्राइज भी रखा हुआ था। अब डियर तो उन्हें रास्ते में ही मिल जाता है। वो उसे खाना खिलाते हैं और शिगवान ने बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया था। और फिर लिन यूसन से कहने लगते हैं कि मैं कुछ और भी तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। और वो थे स्पेशल फायरवर्क्स जो कि जियांग रुई ने अपने लिए मंगवा लिए थे, लेकिन वो भाई की चोरी करके लाई थी। अब वो उसके साथ अच्छे से फायरवर्क्स का नजारा देखती है और बहुत सारा एंजॉय करती है। और उसे कहती है वैसे तो फायरवर्क्स एक आम सी बात है, लेकिन तुम्हारे लिए स्पेशल तब हो गई जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अब वो उनमें से एक फायरवर्क्स तो अपने पास संभाल कर रख लेता है। कहता है तुम्हारी निशानी ही सही, लेकिन मैं हमेशा इसे अपने पास रखूंगा। उधर जियांग रुई को घर पर पता लग जाता है कि शिगवांग मिसिंग है। मैसेज करता है कि तुम उसे अपने बॉस के साथ कहीं घूमने फिरने गई हो। अगर तुम्हारा बॉस इतना ही कैपेबल है तो मैं उसे एक चैलेंज करना चाहता हूँ। और वो यही मैसेज लिन यूसन को दिखा देती है। तो वो उसे वॉइस नोट भेज देता है कि हाँ बताओ कहाँ किस जगह कौन सा चैलेंज है। और अब वो लोग स्कीइंग करते हुए रेस करने का फैसला करते हैं और कल उनका निशिगवांग कप होने वाला है। अब लिन यूसन ने तो ये अपनी आदत ही बना ली थी। वो आज भी उसके लिए एक छोटा सा स्नोमैन बनाकर बैठा था और वो स्कीइंग करते हुए निशिगवान ही थी। उसे ये देखकर काफी खुशी होती है। फिर वो बोलता है कि मैं हर रोज कुछ बताऊंगा तुम्हारे लिए ऐसा ही। इसके बाद अगली सुबह हो जाती है। ये तीनों बच्चे तो अपने ही मिशन पर निकल गए थे, जबकि यहाँ पर निशिगवान की मॉम बताती है कि आज मुझे एक मीटिंग करनी है और वो है लिन की मॉम के साथ। हम दोनों इकट्ठे बैठेंगे, खाना खाएंगे, चाय पियेंगे और कुछ दिल की बातें भी करेंगे। दूसरी तरफ निशिगवान ने तो ये सब कुछ बहुत इजी लिया हुआ था, लेकिन लगता है ये दोनों बॉयज बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। उन्होंने एक हिल पॉइंट भी चूज कर लिया था और फिर अपने डेस्टिनेशन भी। अब उसके लिए कौन सा रूट चूज करना है, इसके लिए वो कहते हैं कि हम कैफे में बैठकर मैप पर से चूज कर लेंगे। निशिगवान कहने लगते हैं कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा और फिर कहते हैं कि तुम दोनों डिस्कशन कर लो, मैं कुछ बाहर जाकर फोटोज निकल कर आती हूँ। अब वो बाहर चली गई थी, जबकि यहीं पर इसी कैफे में जुआंगशु के कॉलीग्स फ्रेंड्स आकर बैठ गए थे, जिनमें से एक क्रिस थी और एक उसका फ्रेंड कैल्विन। जियांग रुई को कोई अंदाजा नहीं था कि इर्द गिर्द कौन है। निशिगवान बाहर है तो वो कहने लगता है कि मिस्टर लिन, अगर तुम ये रेस हार गए तो तुम्हें मेरी सिस्टर को परसीव करना छोड़ना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि मैं तो उसके पीछे चेस करना नहीं छोड़ूंगा, रेस के बीच में तुम इन चीजों को ना लेकर आओ। और बस यही बात वहाँ पर बैठे हुए क्रिस और कैल्विन ने सुन ली थी। तो कैल्विन कहता है कि मैंने नहीं कहा था कि ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, देखो ये तो बस उसे चेस कर रहा है। क्रिस तो कैल्विन को मना करने लगती है कि कहीं ये बात बाहर ना फोड़ देना, हमारा क्या इनसे लेना देना। शायद वो कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि जुआंगशु को ये बात पता ही ना चले। जबकि थोड़ी देर बाद ये दोनों बॉयज बाहर खड़े हुए थे और इन दोनों की रेस स्टार्ट हो जाती है, जबकि शिगवान एक व्यू पॉइंट पर खड़े होकर निशिगवान इन दोनों के रेस का नजारा देख रही थी। देखा जाए तो ये दोनों ही गाइस काफी स्किल्ड थे, लेकिन ऑफ कोर्स हीरो को ही जीतना था तो लिन यूसन ही जीत जाता है। अब जियांग रुई तो थोड़ा सा शर्मिंदा था, लेकिन कहने लगता है कि तुम एज की वजह से काफी स्किल्ड हो, वैसे भी मैंने 3 साल से कोई प्रैक्टिस भी नहीं की थी। अब जियांग रुई जाता है निशिगवान को साइड पर लेकर और कहने लगता है कि तुम उसके जीतने पर इतनी खुश क्यों हो रही थी, तुम्हें इतना बता दो ये प्यार मोहब्बत तुम्हें सूट नहीं करता। ये ना हो फिर से तुम्हारा दिल टूट जाए और फिर तुम बैठी रोती रहो जैसे पहले हमेशा रोया करती थी। और फिर ये उसे 2 थप्पड़ लगाकर भगा देती है, जिसके बाद ये दोनों कुछ बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ इन दोनों की मॉम को दिखाते हैं। लिन यूसन की मॉम कहती है मैंने बहुत साल पहले तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को देखा था और तब मेरे दिमाग में एक ही चीज आई थी, तब मैं इतना तो जज कर चुकी थी कि तुम अपने हस्बैंड से भी ज्यादा ब्रिलियंट हो। अब तुमने बिजनेस वगैरह छोड़ क्यों दिया है, क्यों एक साइड पर हो चुकी हो। वो कहने लगती है जब से हमारी डाइवोर्स हुई
ही है उसकी आधी फॉर्चून मेरे पास ही है। बस आजकल मैं छुट्टियों पर हूँ, बस कैजुअली इन्वेस्टमेंट करती हूँ। आजकल मेरा कुछ ज्यादा काम करने को मन नहीं करता। लेकिन अम्मी शेंगू से यही कहने लगती है कि तुम्हारी बिजनेस एक्यूमेंट और तुम्हारा टैलेंट जाया हो रहा है, तुम्हें कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो। अब रात में जैसे ही मम्मी वापस आती है तो निशिगवान उन्हें अपने पास बुला लेती है और उनके ऑफिस में जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था उसके रिगार्डिंग अपनी मॉम से काफी सारे मशवरे लेती है। उसकी मॉम वाकई बहुत स्किल्ड थी, उन्होंने काफी साल बिजनेस किया था, स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइड में तो बहुत साल रही थी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज था। वो निशिगवान को बहुत अच्छे मशवरे देती है और फिर इसके बाद उन्हें कुछ पुरानी यादें भी आने लगती हैं। एक्चुअली उसके डैड मिस्टर ने उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ की कदर नहीं की थी, इतनी सेंसिबल थी। सारी दुनिया उन्हें कहती थी कि आपकी वाइफ ही आपके पीछे असल राज है आपके सक्सेस का, पर वो इस बात को मानने से इनकार करते थे, बल्कि इसको अपनी इंसल्ट समझते थे और अक्सर अकेले में वो अपनी वाइफ को डांटते भी थे, तुम ज्यादा बाहर बोला मत करो, ये सब मुझे तुम्हारे अंडर फील करवाते हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं तो तुम्हें अकेले में समझाती हूँ, पर वो बोलते हैं कि मीटिंग के फौरन बाद मेरे कमरे में मत आया करो, इससे सबको ऐसा लगता है कि तुमने मेरा डिसीजन बदला है। इनफैक्ट ये बातें भी कहीं ना कहीं रीजन थी कि जो इनके रिश्ते को खोखला कर रही थी। अब लिनी यूसन को यहाँ पर आए तीसरा दिन था और उसने एक तीसरा स्नोमैन भी उसके लिए बनाया था, जो कि फिर से सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट था। निशिगवान के पास तो अब अपनी पर्सनल कलेक्शन होती जा रही थी उसकी टाइनी स्नोमैन वर्जन की। अब निशिगवान को तो उन्हें देख देख कर बहुत मन करता था कि मैं भी इन्हीं की तरह स्किल्ड होकर स्कीइंग कर सकूं। तो वो कहने लगती है कि आज मैं बहुत सारी ट्रेनिंग करूंगी और फिर कल के दिन मैं स्टेज 2 तक पहुंच ही जाऊंगी। प्रैक्टिस के बाद उन लोगों ने वादा किया था कि वो लोग शाम को एक जगह हॉटपॉट खाने के लिए इकट्ठा होंगे और टाइमिंग भी बता दी थी। इसके बाद वो लोग अलग अलग लेवल पर अपनी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और फिर यहाँ पर बातों ही बातों में एक जगह पर कैल्विन के मुंह से निकल जाता है कि जुआंगशु के सामने कि ये लड़का जो तुम्हारे स्टूडेंट की कजन को परसीव कर रहा है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड दिख रहा है स्कीइंग में। और यही वो मोमेंट था जुआंगशु से फिर से पूछने लगता है कि क्या बोला तुमने अभी? ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं है? कहता है नहीं यार, ये तो बस उसे चेस कर रहा है। अब जुआंगशु तो इन्हीं सब में खोया हुआ था, तभी उसका फ्रेंड कैल्विन आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर कुछ अनहोनी हो जाती है। कैल्विन का एक्सीडेंट हो गया था और वो बहुत बुरी तरह से गिरा था और उसके सर पर चोट लगी थी। लिन यूसन भी उसे गिरा देखकर उसके पास आता है और उसे फर्स्ट एड देता है और यहीं पर उसके सिम्टम्स के थ्रू उसे अंदाजा हो गया था कि बल्कि इस वक्त उसे एक इन्फर्मरी में नहीं बल्कि एक टॉप नॉच हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा, जो कि यहाँ से 1 घंटे के ड्राइव पर था। वो बोलता है कि एम्बुलेंस को तुरंत ही बुलाओ और यहाँ से इन्फर्मरी के बजाय हॉस्पिटल लेकर जाओ सीधा, वरना टाइम वेस्ट होगा, हमें यहाँ आधे घंटे के अंदर ही अंदर हॉस्पिटल पहुँचना होगा। जब पता चलता है कि वो एक न्यूरोसर्जन है, पैरामेडिक स्टाफ उसे कहने लगता है कि इसकी कंडीशन खराब लग रही है, ये रिस्क में है, प्लीज आप हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि छुट्टियों के दिन होने की वजह से वहाँ पर ज्यादा स्टाफ नहीं था। अब लिन यूसन उसका तो दिल ही इतना सॉफ्ट था, तो वो तुरंत ही उसके साथ जाने को रेडी हो जाता है, अपना सामान वहाँ इन्फर्मरी में रखता है और एम्बुलेंस में बैठा हुआ था। अब यहाँ पर उसने कॉल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन निशिगवान का नंबर बंद जा रहा था। वो उसे बताना चाहता था कि शायद मैं शाम को टाइम पर ना पहुंच सकूं, लेकिन इतने में वो दूसरी कॉल करता है अपनी मम्मी को, जो कि उसका फोन उठा लेती है और उसके बाद उन्होंने हॉट स्प्रिंग में जाना था। मॉम कहती है कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं होंगी, तुम जाकर उसकी केयर करो। अब यूसन से वो बंदा यही पूछ रहा था कि तुम इतने ज्यादा जबरदस्त सर्जन थे और वो भी शंघाई में, तो तुमने अपनी प्रैक्टिस क्यों छोड़ दी? और वो बार बार अपने जख्मी हाथ को देखे जा रहा था, जो कि हमेशा शिवर करता था और वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स और स्कैल्पल नहीं पकड़ पा रहा था। वेल अब वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। इसके बाद उस लड़के की इमरजेंसी रूम में जान बचाने की कोशिश की जा रही थी। उसका तुरंत ही सीटी स्कैन किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि डैमेज कितना हुआ है। और इतने में जुआंगशु भी पीछे पीछे से आ जाता है और लिन यूसन को थैंक्स करने लगता है, बट लिन यूसन बहुत दुखी हो गया था। ये सारा माहौल, हॉस्पिटल, ये सब कुछ देखने के बाद उसे वही माहौल याद आ जाता है जब वो अपने फैशन को फॉलो कर सकता था, लेकिन अब नहीं। इतने में उसे एक डॉक्टर अंदर बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम बहुत बार सुना था, लेकिन आज तुमसे मुलाकात भी हो गई। तुम एक बहुत कमाल के सर्जन थे, तुमने कुछ टॉप नॉच सर्जरीज की हुई है। वो बताता है कि एक छोटा सा शहर है और यहाँ पर हमारा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पर हर तरह चोट लगे हुए केसेस आते हैं, लेकिन न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट हमने अभी अभी स्टार्ट की है। ये सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए है। मैं एक सर्जन तो हूँ, लेकिन ये मेरा मेजर नहीं है। मैंने इसमें ट्रेनिंग ली है, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत नहीं है। अब सिटी स्कैन से पता चलेगा कि पता नहीं क्या रिजल्ट्स आए हैं और मुझे बहुत अफसोस होता है कि तुम्हारा जैसा टैलेंट जाया हो रहा है। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, पता नहीं तुम कहाँ के कहाँ होते। इतने में सिटी स्कैन का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि इसको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का समय ही नहीं है। अगर इसकी क्लॉटिंग अभी के अभी रिमूव ना किया जाए तो इसका ब्रेन डैमेज इनरिवर्सिबल होगा। एक माइनर सा ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन अभी के अभी होना चाहिए था। और ये सब कुछ बाहर
बाहर खड़ा जुआंगशु भी सुन रहा था और उसे पता चलता है कि लिन यूसन कितना ज्यादा कैपेबल है। वो डॉक्टर से बोलता है कि क्या आप मेरी सपोर्ट बनकर बैकअप में खड़े रहोगे, सिर्फ मुझे हेल्प करने के लिए, अगर मैं कहीं गलती न कर बैठूं। मैंने इस तरह की सर्जरी पहले कभी भी नहीं की। तो लिन यूसन भी इस बात को मान जाता है और वो वहीं पर अपना यूनिफॉर्म पहनकर बाहर खड़ा हुआ था और बार बार ये सीन देख रहा था और वही टाइम याद कर रहा था जब इस तरह की सर्जरीज परफॉर्म करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। और वो यहाँ पर इन लोगों को कुछ जगह पर हेल्प भी करता है और उस पेशेंट की जान बचाने में इसने सच में बहुत ज्यादा किरदार अदा किया था। दूसरी तरफ निशिग्वांग को दिखाते हैं उसकी प्रैक्टिस जब खत्म होती है तो उसे पता चलता है कि क्या मेरे फोन की बैटरी तो खत्म हो चुकी है। तो अब वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर ऊपर वापस आ जाती है और फिर इसके बाद वो जियांग रुई के साथ बैठकर उसी रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी कि कब टाइम खत्म होगा, फिर हमें ट्रीट देने वाला लिन यूसन भी यहाँ पर पहुँचेगा। लेकिन टाइम तो ओवर हो गया था। फिर वो उसे कॉल लगाती है तो वो फोन नहीं उठा रहा था और पास से कुछ लोग गुजरते हैं और उसे एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे। अब ये सुनते ही वो घबरा जाती है क्योंकि 2-3 कॉल्स उसने नहीं उठाई थी। एक्चुअली उसका फोन और सारा सामान तो लॉकर में रख दिया गया था और वो खुद ऑपरेशन थिएटर में खड़ा हुआ था। तो अब ये बेचैन हो जाती है और तुरंत ही इंफर्मरी की तरफ भागती है और यहाँ से वो कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही थी कि किसका एक्सीडेंट हुआ है। वो कहते हैं कि हमने देखा नहीं क्योंकि यहाँ पर लेकर नहीं आए, लेकिन एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखा था कि उस लड़के ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए और वो काफी टॉल था और कुछ ऐसा ही लिन यूसन ने भी पहना हुआ था। वो वहाँ पर पड़ा हुआ उसका स्केटिंग बोर्ड भी देखते हैं। अब तो निशिग्वांग बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर उसने अपनी मॉम को कॉल किया था कि उसकी मॉम को कॉल करे, बट लिन यूसन की मॉम भी कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि अपना सामान लॉकर में रखकर वो भी हॉट स्प्रिंग लेने गई। इसने हॉस्पिटल जाने का फैसला किया था। यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव थी, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल जाने का चूज करते और सारा रास्ते परेशान रहते हैं। अब जब तक ये हॉस्पिटल पहुँच गई थी तब तक सर्जरी कंप्लीट हो चुकी थी और पता चलता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही। अभी फिलहाल पेशेंट बेहोश है, लेकिन थोड़ी देर में उसे होश आ जाए। लिन यूसन को लगता है कि उसने हेल्प तो की, लेकिन उसके पुराने दिनों से याद आ रहे थे और उसे बहुत सैड करा रहे थे। इतने में निशिग्वांग भी यहाँ पर पहुँच जाती है। उसे देखकर उसका नाम पुकारती है लिन यूसन और उसके पास भागते हुए आ जाती है। अब इसको ठीक ठाक देखकर वो एकदम खुश थी और हैरान भी। और पास ही में जुआंगशु भी खड़ा हुआ था और वो भी इसकी बेचैनी को देख सकता था। इतने में लिन यूसन कहने लगता है कि तुम 2 मिनट मेरा यहाँ पर वेट करो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। फिर वो वहीं पर एक बेंच पर बैठी उसका वेट कर रही थी और इतने में ही उसे अपनी मम्मी का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि मेरे लिन यूसन की मम्मी से बात हो गई। उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने मुझे कॉल करके बताया था कि वो किसी पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है और इसने उसको फर्स्ट एड दी है उसकी हेल्प करने के लिए। और बस यही वो मोमेंट था जब इसे समझ में आता है कि उसके पास टाइम भी था, बट इसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। एटलीस्ट मुझे एक मैसेज छोड़ देता, जब मेरा नंबर ऑन हो जाता तब मैं खुद ही देख लेती। इतनी देर वो बेचैन और परेशान रही थी और 1 घंटे की ड्राइव करके आई थी। अब उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है तो वो तुरंत ही नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद जब लिन यूसन बाहर निकलता है तो उसे अपनी टीचर की कॉल आती है जो उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे आज के परफॉर्मेंस के बारे में सुना है और तुम्हें जो मैंने ऑफर दी थी वो आज भी वैलिड है। अगर तुम सर्जरी नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हॉस्पिटल में भी नहीं रह सकते। तुम्हारा टैलेंट और इतने सालों की मेहनत और लोगों की भी काम आ सकती है। और उसका कहना था कि अगर मैं सर्जन नहीं तो मैं रिप्लेसेबल हूँ। वेल, जब ये बेचारा बाहर निकलता है तो आगे निशिग्वांग को गुस्से से भरा हुआ दिखता है। निशिग्वांग कहने लगती है कि जब तुम एम्बुलेंस में आए थे तो आधे घंटे में पहुंची होगी क्योंकि वो तेज होती है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास आधा घंटा था तो उस वक्त में तुम मुझे एक मैसेज भी कर सकते थे, लेकिन शायद तुमने मुझे इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा। तुम क्लेम करते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में मेरा ख्याल एक बार भी नहीं आया, या फिर तुमने ये सोचा था कि मैं तुम्हारे बारे में फिक्र ही नहीं करूंगी, कि तुम मेरे लिए इतने अनइम्पोर्टेंट हो, क्या ऐसा सोचते हो? अब वो पास से गुजरती हुई टैक्सी देखती है, उसे रोकती है, उसमें बैठकर यहाँ से चली जाती है। अब जियांग रुई जाते जाते इसे कहने लगता है कि मैंने इसे इतने गुस्से में आज से पहले कभी नहीं देखा, पता नहीं तुम्हारा क्या होने वाला है। अब वो घर पहुंचती है। लिन यूसन उसे बार बार कॉल कर रहा था बट ये उसका कॉल नहीं उठा रही होती। पहले ही लिन यूसन सारा दिन सैड रहा था और ऊपर से भागता दौड़ता भी रहा था। ऊपर से निशिग्वांग की ये नाराजगी, उसका तो दिन ही बहुत बुरा गुजरा था आज का। जबकि उधर जियांग रुई उसके लिए इंस्टेंट नूडल बनाता है और फिर कहता है कि तुमने तो खाया नहीं और फिर मुझे भी भूखा मारा। तो बताओ, तुम्हें लिन यूसन का इन्फॉर्म ना करना और इसके लिए तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होना, तुम्हें ये कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा? मुझे तो अब इन सबसे यही लग रहा है कि लिन यूसन तुम्हारे लिए कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करने लगी? एंड देन इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।